नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने जो 8th चैप्टर पढ़ा है उसमें अभी तक क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो झिल्ली युक्त और एक झिल्ली विहीन। झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं, नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो झिल्ली युक्त होते हैं। और झिल्ली युक्त में भी हम लोग जानते हैं कि दोहरी झिल्ली और एकल कला युक्त या एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं ना। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कितने हैं? दो ही है, दो से दोहरी, दो से दो कोशिकांग। पहला है हरित लवक और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। उसके बाद आता है एकल कला युक्त, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सी पढ़ी है। एकल कला युक्त के अंदर हमने गोल्जिकाएं पढ़ा है, अंतर्द्रव्य जालिका पढ़ा है, वैक्यूल्स पढ़ी है ना, सिफेरोसोम्स और सुषमताएं पढ़ी है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है। अब जो थर्ड टॉपिक हमारा रह रहा है वो है झिल्ली विहीन कोशिकांग। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नीट में आने वाला क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यूज के अंदर दिया हो सकता है कि निम्नलिखित में से झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन सा है। तो दो ही कोशिकांग ऐसे होते हैं, पहला हमारा तारकाय कहलाता है जो आपको सामने लिखा हुआ है, और दूसरा जो हमारा होता है वो राइबोसोम होता है। तो ये दो झिल्ली विहीन कोशिकांग जो है वो है। तो देखो, झिल्ली विहीन होने का मतलब मालूम है ना कि कोशिकांग के बाहर जो ऐसे झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती है। बाहरी परत जो होती है वो नहीं पाई जाती है ना, एब्सेंट होती है, तो उन्हें हम झिल्ली विहीन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आता है तारकाय। तो झिल्ली विहीन कोशिकांग में पहला है हमारा तारकाय। इंग्लिश में इसको सेंट्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है। खोज जो है वो वॉन बैडन ने की। नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि वॉन बैडन ने जो है इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद है कि सेंट्रोसोम नाम किसने दिया, ये भी आपको नीट में पूछ सकता है। तो ये बॉवेरी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको इन फ्यूचर काम में आने वाले हैं, तो आप अपने नोट्स के साथ कर सकते हैं इनको, है ना। बुक्स के अंदर नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको हेल्प होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है कि एक कोशिका के अंदर क्या होता है, जनरली जो है वो एक तारकाय पाया जाता है। ठीक है, एक कोशिका, और कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका जीव द्रव्य हो गया, बीच में केंद्रक हो गया, और केंद्रक में इस तरीके की संरचना होती है, ये ऐसी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तारकाय कहा जाता है, जो कि केंद्र के पास स्थित होती है। समझ आ रहा है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये प्लांट में एब्सेंट होती है। ये किस में प्रेजेंट होती है, ओनली इन एनिमल सेल्स। ठीक है, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि क्यों होता है ऐसा, जब हम इसके कार्य पढ़ेंगे तब देखेंगे ना, मैं इसको वहां समझाऊंगी। जब हम इसका एक बार संरचना को पढ़ लेते हैं, संरचना को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि भाई एनिमल्स के अंदर तो प्रेजेंट होती है और प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होती है ना। तो याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका के अंदर अनुपस्थित होती है। तो आंसर इज तारकाय, क्योंकि हम पादप और जंतु कोशिका के अंतर जो है पढ़ते हैं। तो समझ आया। अब देखो, इसकी संरचना को हम देखते हैं। तो संरचना के अंदर ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। प्लस फर्स्ट वन इज सेंट्रोफियर एंड सेकंड वन इज तारक केंद्रक। इन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है सेंट्रोस्फियर और दूसरा होता है तारक केंद्र। क्या होता है, देख, ये केंद्रक है, केंद्रक के पास ये कोशिका द्रव्य है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, तारक केंद्र क्या होते हैं, हम लोगों ने सूक्ष्म नलिकाएं पढ़ी है ना बेटा। सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं वो अनेक सूक्ष्म नलिकाएं, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिलाकर यहाँ पर 13, और ये बाहर जो है सब एक ही चीज समझ लो कि ये सूक्ष्म नलिका होती है छोटी छोटी, यहाँ 13 जो होती है वो इस तरीके से अरेंज हुई, और ये जो संरचना बनी उसको मैंने क्या कहा, तारक केंद्रक कहा, है ना। ठीक है, यानी कई सूक्ष्म नलिकाएं मिलकर तारक केंद्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो सूक्ष्म नलिका की संरचना ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको सीलिया और फ्लैजिला पढ़ाया उससे पहले सूक्ष्म नलिका ही संरचना जो है मैंने आपको समझाई थी। बुक में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार 2 या 3 ऑर्गेनल्स के अंदर काम में आई है, इसलिए। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ा हो जिसने, तो आप उस वीडियो को वापस से देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ देखो,
तारक केंद्रक जो होता है वो सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बनते हैं, है ना। अभी कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ये मैंने जो संरचना आपके देखी हुई है ना, ये तारक केंद्रक की अभी मैं बताऊंगी, लेकिन जस्ट समझो कि सूक्ष्म नलिकाओं से तारक केंद्र बनते हैं और तारक केंद्र दो होते हैं। नलिकाकार है तो इस तरीके से होगा लंबा, समकोण पे स्थित होते हैं, यानी एक इस तरीके से लंबा होता है और एक इस तरीके से आड़ा, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे क्या, तारक केंद्रक, इस तरीके से सेम साइज के होते हैं, है ना। फिर उसके बाद बेलनाकार संरचना है और 2-3 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है और व्यास जो होता है लगभग 0.12 से लगाकर 0.15 जो है माइक्रोन तक व्यास होता है इसका। मतलब गोलाई जो होती है, व्यास का मतलब समझते हो ना, ये सिर्फ मोटाई, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इसके चारों ओर ये जो दो आपको तारक केंद्र दिख रहे हैं ना, इसके चारों ओर जेली जैसा तरल भरा रहता है। इस तरल को हम कहते हैं सेंट्रोस्फियर। मतलब ये तो हो गया हमारा तारक केंद्र, ठीक। और इसके चारों ओर जो जेली सदृश तरल भरा रहता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फियर। समझ में आया। ये सेंट्रोस्फियर किसका बना है, ट्यूबलिन प्रोटीन का। इसके अंदर ट्यूबलिन प्रोटीन पाए जाते हैं और ये जो आपको तारक केंद्र दिख रहे हैं ये भी अल्फा और बीटा जो ट्यूबलिन प्रोटीन होता है उसका बना होता है, क्योंकि सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी होती है बेटा, अल्फा और बीटा जो ट्यूबलिन प्रोटीन होते हैं दोनों जुड़ते हैं और डाइमर बनाते हैं, बताया था मैंने। तो डाइमर के बने होते हैं कौन से, तारक केंद्रक। तो ये दो चीजें होती है जो कि किसका निर्माण करती है, इस तारक का। अब कहीं झिल्ली देख रहे हो क्या इसके बाहर, नहीं है ना, ये जेली होती है, खाते हैं हम लोग, बालों में भी लगाते हैं। तो वैसा गाढ़ा गाढ़ा सा होता तरल, लेकिन तरल कैसा होता है, गाढ़ा। तो प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है और ये जेल जैसा इसके चारों तरफ जो द्रव्य है वो पाया जाता है, प्लस इसके अंदर तारक केंद्र पाया जाता है। लेकिन इसके बाहर इस तरीके से जो झिल्ली है वो नहीं है, इसीलिए हम इस कोशिकांग को क्या कह रहे हैं, कला विहीन कोशिकांग या झिल्ली विहीन कोशिकांग। समझ आ गया। अब देखो तारक केंद्रक जो है सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई संरचना है। अब सपोज ये तारक केंद्रक पहला है और ये तारक केंद्र क्या है, दूसरा। अब एक तारक केंद्र को मैंने क्या कर दिया, ले लिया और इसकी मैंने क्या किया, टीएस काटी, इस तरीके से इसको काटा। और जब मैं काटती हूँ तो अगर इसकी संरचना देखती हूँ तो वो इस तरीके की दिखाई देती है। ये जो आपको संरचना दिख रही है ये किसकी है, तारक केंद्रक की है। बात समझ आ रही है। तो ये तारक केंद्र की संरचना है। अब यहाँ पर देखो तारक केंद्र के अंदर क्या होता है बेटा, तारक केंद्र के अंदर यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो सबसे पहले उप इकाइयां पाई जाती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख रहे हो, बाहर 9 उप इकाइयां पाई जाती है और बीच में एक केंद्रीय नलिका पाई जाती है। ये संरचना कुछ ऐसी होती है जैसे बैलगाड़ी देखी है आपने, यूं यूं यूं, है ना। तो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, उसके समान इस तारक केंद्र की क्या होती है, संरचना होती है। बाहर जो इकाइयां देख रहे हो आप, ये उप इकाइयां हैं 9, ये हमारी परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, ये उप इकाई क्या कहलाती है, परिधीय सूक्ष्म नलिका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये परिधीय सूक्ष्म नलिका कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके सबके बीच में क्या पाई जाती है, केंद्रीय नलिका पाई जाती है। अब परिधीय सूक्ष्म नलिका किससे मिलकर बनी होती है, यहां पर देखो ये मैंने लिखा है, परिधीय सूक्ष्म नलिका में ए, बी और सी तीन नाम दे देते हैं, ठीक है। ए जो होती है वो क्या होती है, पूरी उप इकाई होती है, यानी कंप्लीट है। आप देखो पूरा गोला बना रखा है, ऐसे ऐसे पूरा गोला है, ठीक है। उसके बाद बी वाली जो है वो हाफ है और सी वाली भी क्या है, हाफ है। समझ आया। अब इसके अंदर ए वाली जो है उसके अंदर कितनी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, जो अल्फा बीटा ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी है वो कितनी होगी, टोटल होती है 13। कितनी होती है, 13। ए वाले में कितनी है, 13, क्योंकि बी जो है और सी जो है वो हाफ ही है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है ना, अपूर्ण है। ये पूर्ण और ये अपूर्ण, तो ये अपूर्ण होगी तो ऑब्वियस सी बात है, पूर्ण होती तो 13 होती, लेकिन अगर पूर्ण नहीं है तो कुछ तो कम होगी सूक्ष्म नलिकाएं। ये छोटी छोटी जो दिखाई है ये मैंने क्या की है, सूक्ष्म नलिका बनी है, ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं 13 और इनके अंदर होती है कितनी, 10।
ये सूक्ष्म नलिकाएं जो कि बनी है बेटा अल्फा और बीटा जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है उससे, ठीक है, यानी ये डाइमर से बनी हुई है। अल्फा बीटा ऐड हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, डाइमर कहलाते हैं, है ना। तो डाइमर से बनी हुई होती है। तो ये इस तरीके की जो तीनों आपको इकाइयां दिख रही है, ठीक है, ये मिलकर आपके क्या कहलाती है, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधीय सूक्ष्म नलिका। और बीच में एक है, सिंगल है, इसके अंदर आधे वाला हिस्सा नहीं है, पूर्ण सूक्ष्म नलिका पहुंच जाती है, जिसको अगर हम कहें तो क्या व्यवस्था हो गई, 9+1 की व्यवस्था होती है। किसके अंदर, तारकाय के अंदर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि जो तारक केंद्रक होते हैं, तारकाय के तारक केंद्रक होते हैं, उसके अंदर परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, या उप इकाइयां जो है वो पाई जाती है। 3 इसके अंदर, ए, बी और सी। ए के अंदर 13 सूक्ष्म नलिकाएं होती है, और बी के अंदर जो है, बी उप इकाई जो होती है उसके अंदर 10 होती है, और सी के अंदर भी 10 होती है। तो ए, बी और सी, समझ आया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये जो आप ए देख रहे हो, ए, बी और ये सी, ए के पास यहाँ पर बीचों बीच ऐसी डार्क स्पॉट जैसी संरचना होती है, ये सारी डार्क डार्क आप देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है एक्स स्थल। क्या बोला जाता है, एक्स स्थल। ये भी एक्स स्थल है, ये भी एक्स स्थल है, ये भी एक्स स्थल, ये भी एक्स 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 एक्स, ठीक है। अब इन दो एक्स स्थल जो होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है एक्स एक्स संयोजक तंतु। समझ आया, एक्स एक्स संयोजक तंतु जोड़ता है, और इस एक्स एक्स संयोजन तंतु पर एक और संरचना पाई जाती है, एक और स्थल पाया जाता है, जिसको बोला जाता है वाय स्थल। समझ में, इसे क्या बोला जाता है, वाय स्थल बोला जाता है, ठीक है। तो एक्स एक्स संयोजक तंतु किसको जोड़ रहा है, एक्स बॉडी को, और एक्स बॉडी को एक्स बॉडी से जोड़ रहा है। समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आप ये देख रहे हो कि ये जो सी वाला हिस्सा है, ये सी उप इकाई है, वो किससे जुड़ी हुई है, ए से जुड़ी हुई है, ए सूक्ष्म नलिका से जुड़ी हुई है ना। तो ये जो दो जोड़ने का काम कर रहा है ये तंतु, इसे बोला जाता है द्वितीय संयोजक तंतु। क्या बोला जाता है, द्वितीय संयोजक तंतु बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्स बॉडी है वो किससे जुड़ी हुई है, केंद्रीय नलिका से, बीच में जो है वो केंद्रीय नलिका, और ये ए वाले तंतु से क्या है, ये सॉरी, ए जो आपका सूक्ष्म नलिका दिख रही है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन, एक्स स्थल जो है वो है, ये एक्स स्थल डार्क वाला किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रीय नलिका से, और इधर की और देखो तो किससे जुड़ा हुआ है, ए जो सूक्ष्म नलिका होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो धागे जैसे, ये जो तंतु जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये वाली, इसे बोला जाता है प्राथमिक संयोजन या स्पॉक्स कहा जाता है। आ रही बात समझ में, क्या बोला जाता है, बीच में केंद्रीय जो नलिका है उसको परिधीय नलिका से जोड़ने का काम कर रहा है कौन, प्राथमिक संयोजक स्पोक्स, और बीच में यहाँ पर क्या है, एक्स स्थल उपस्थित है। तो इस तरीके से ये हमारी किसकी संरचना है, तारक केंद्र की। यानी प्रत्येक तारक केंद्र को काटो तो आपको इसे व्हील का जो होता है, यानी जो बैलगाड़ी का पहिया होता है उसके समान संरचना दिखती है। आई रिपीट, देखो क्या होता है, केंद्रीय नलिका होती है, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं होती है, सूक्ष्म नलिका जो होती है ए, बी और सी होती है, इसमें जो उप इकाइयां पाई जाती है ट्यूबुलिन, और उसकी कितनी होती है, 13, इसमें कितनी होती है, 10 होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनके आगे जो हमारा ए जो सूक्ष्म नलिका है उसके बीच के अंदर एक्स स्थल पाए जाते हैं, एक्स स्थल एक्स एक्स संयोजन से जुड़े होते हैं, और एक्स एक्स संयोजन के जो बीच के अंदर इधर से भी एक्स संयोजन इधर से भी निकला, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वाई स्थल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो केंद्रीय नलिका होती है वो प्राथमिक संयोजक या स्पॉक से क्या होता है, ए जो हमारी सूक्ष्म नलिका होती है जो कि परिधीय नलिका का भाग है उससे जुड़ने का काम करती है। तो ये हमारी हो गई किसकी, तारकाय की या सेंट्रोसोम की संरचना। अभी हम इसके क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। तो देखो अभी हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक है तारकाय के कार्य बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो तारकाय देखो, कोशिका विभाजन के समय दो ध्रुवों का निर्माण करता है। अच्छे से समझना बेटा, अभी समझ में आ जाएगा कि पादप में क्या होता है, जंतु में क्या होता है। तो देखो, जब भी कोशिका डिवाइड होती है, ये कहाँ पाया जाता है, अगर इसको समझा जाए तो ये केंद्रक है ना,
केंद्रक के पास में हमेशा इस तरीके से तारकाय जो है जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। जब भी इस केंद्रक को क्या होना है, डिवाइड होना है, मतलब इस केंद्रक से कितने बनने हैं, दो केंद्रक बनने हैं, तो ये तारकाय क्या कर लेते हैं, दो ध्रुवों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेता है। अब केंद्रक में बेटा क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोशिका डिवाइड होगी तो गुणसूत्र भी क्या होंगे, विभाजित होंगे, है ना। तो ये जो तारकाय है, एक इधर आ जाता है और एक इधर आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, एक यहाँ पर तारकाय है और एक यहाँ पर तारकाय है, तो ये बन जाते हैं ध्रुव। समझ में आई, कोशिका विभाजन पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, है ना। तो ये ध्रुव बन जाते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय दो ध्रुवों का निर्माण होता है, किससे, तारकाय के तारक केंद्रों से। एक तारक केंद्र इधर आ गया, एक तारक केंद्र इधर आ गया। फिर उसके बाद है, इससे क्या निकलती है, एस्टर किरणें। इस तरीके से जैसे ही कोशिका का केंद्रक विभाजित होना शुरू होता है, किरणों जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से, इन्हें कहा जाता है एस्टर किरणें। अब जो बीच में ये सामने सामने निकली हुई है ना, ये इस तरीके से आपस में जुड़ जाती है और इस तरीके से ये जो संरचना बना लेती है उसे कहा जाता है तरकु तंतु। क्या बोला जाता है, तरकु तंतु। और इसके ऊपर क्या होते हैं, गुणसूत्र चिपकते हैं। ये गुणसूत्र यहाँ पर क्या करते हैं, काइनेटोकोर जो संरचना होती है, गुणसूत्र में एक संरचना होती है बटन जैसी, जिसे कहते हैं, मतलब ये मान लो हमारी तरकु तंतु है और यहाँ पर ये गुणसूत्र चिपका हुआ है, तो ये इसका हिस्सा गुणसूत्र का क्या कहलाएगा, काइनेटोकोर, है ना। बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो काइनेटोकोर है, इस काइनेटोकोर की मदद से ये गुणसूत्र जो है वो चिपकते हैं, ठीक है। और ये हमारे तरकु तंतु, तो ये चिपकाने का मदद करते हैं। फिर ये गुणसूत्र सपोज बीच में से टूट गए तो आधे ये जो मतलब सपोज ये गुणसूत्र आधे हो गए, तो अब ये जो किरणें हैं वो क्या होती है, ये जो किरणें हैं वो आधी इधर जाती है और आधी इधर जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, गुणसूत्र किधर मूव होना शुरू हो जाते हैं, ध्रुवों की ओर मूव होना शुरू हो जाते हैं, और आधे गुणसूत्र इधर आ जाते हैं और आधे इधर आ जाते हैं। तो एक कोशिका में क्या हो गए, दो जो है वो क्या बन गए, केंद्रक बन गए, है ना। लेकिन पादप कोशिका में, ये तो हुई जंतु कोशिका की बात। अब पादप, आप बोलोगे कि मैडम कोशिका विभाजन तो पादप में भी होता है और केंद्रक पहले विभाजित होता है और फिर जाके कोशिका द्रव्य होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, पादप कोशिका के अंदर चूंकि तारकाय नहीं होता, तो वहां पर हम लोगों ने, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जब कोशिका भित्ति की संरचना पढ़ाई थी, कि जिसका नाम था फ्रेगमोप्लास्ट, पढ़ाया था। क्या था ये फ्रेगमोप्लास्ट, आर और गोल्जी काय, है ना, ये इनकी क्या होते हैं, अवशेष होते हैं, प्लस इसमें सूक्ष्म नलिकाएं भी पाई जाती है ना। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं, जो कि किससे बनते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, सूक्ष्म नलिकाओं, इनके अवशेष से बनते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, ये एक तरीके से इसमें उपस्थित सूक्ष्म नलिकाएं क्या करती है, तंतु की भांति काम करती है। और फिर पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है, जो उसका केंद्रक होता है उसका। तो इसीलिए बिना जो है, बिना के सेंट्रोसोम या पादप में क्या हो जाता है, कोशिका विभाजन होता है फ्रेगमोप्लास्ट की मदद से। समझ आ गया, तो ये होता है। फिर होता है शुक्राणु की पूंछ में स्थित अक्षीय तंतु का निर्माण करना। शुक्राणु इस तरीके से होता है, ये इसकी पूंछ होती है, तो पूंछ में एक तंतु पाया जाता है इस तरीके से, जिसे अक्षीय तंतु कहते हैं। इस अक्षीय तंतु के अंदर मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है, तब जाके शुक्राणु आगे मूव कर पाता है। तो ये जो अक्षीय तंतु बनता है ना, ये किससे बनता है, तारकाय से ही बनता है। 12th के अंदर आप पढ़ेंगे। फिर आता है पक्षमाभिका और कशाभिका निर्माण। कल पढ़ाया मैंने पक्षमाभिका और कशाभिका की संरचना। पक्षमाभिका पूरे जो जंतु होता है उसके पूरे शरीर पे होती है, और कशाभिका एक या दो होती है, जो किसी भी एनिमल को मूव करने में क्या करती है, मदद करती है। ये बताया था मैंने आपको। तो पक्षमाभिका और कशाभिका का निर्माण, सीलिया और फ्लैजिला के निर्माण में कौन मदद करता है, तारकाय मदद करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तारकाय यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है राइबोसोम।
बेटा नेक्स्ट हमारा झिल्ली विहीन कोशिकांग आता है, वो आता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है उसके अंदर सबसे पहले है कि कोशिका झिल्ली विहीन कोशिकांग है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री कोशिका का इंजन या आरएनपी कण के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने प्रोटीन फैक्ट्री तो सुना होगा। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैसेज होता है डीएनए से आता है प्रोटीन निर्माण के लिए, वो मैसेज जो है एमआरएनए लेके आता है और वो कोडित होकर एमिनो अम्ल जुड़ते और प्रोटीन जो है वो बनता है। तो एमिनो अम्ल जिस स्थल पर जुड़ते हैं तो स्थल हमारा क्या होता है, राइबोसोम ही होता है। आ रही बात समझ में, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये अगर नहीं होती तो एमिनो अम्ल नहीं जुड़ेंगे और जो प्रोटीन निर्माण है वो नहीं होगा। कोशिका का इंजन इसे कहा जाता है, प्लस आरएनपी कण कहा जाता है। आप लोगों ने आरएनपी कण का नाम नहीं सुना होगा तो ध्यान रखना, अगर आ जाता है नीट में इस तरीके के क्वेश्चन तो बता देना कि क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम्स को कहा जाता है। खोज पादप कोशिका के अंदर रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी। सेम पादप की जड़ की जो कोशिकाएं थी, सेम जो प्लांट होता है उसकी जो जड़ होती है उसकी कोशिकाओं में सबसे पहले रॉबिन्सन ब्राउन ने राइबोसोम को देखा और जंतुओं में सबसे पहले पेलाडी के द्वारा देखा गया 1953 के अंदर। दोनों ने ही डिस्कवर किया था राइबोसोम को। फिर है निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर क्या होता है, इसका निर्माण। अब आरएनए भी बेटा क्या होता है, एक एमआरएनए नाम सुना हो तो, और आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो इन में से ये निर्मित होता है राइबोसोम आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, और आरआरएनए जो होता है ट्रांसफर क्या सॉरी ट्रांसपोर्ट है ना, और आरआरएनए होता है राइबोसोम आरएनए। तो ये आरआरएनए जो होता है उससे राइबोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। डीएनए आरएनए पढ़ा है ना, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, तो वही डीएनए आरएनए में जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं, तो वही आरआरएनए है। ये इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, आरईआर यानी जो खुरदरी ईआर होती है। हम लोगों ने अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार पढ़े, एक तो होती है चिकनी, चिकनी इसलिए क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं उपस्थित है, और खुरदरी क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर जो राइबोसोम है वो उपस्थित है। तो आरईआर माइट्रोकॉन्ड्रिया हरित लवक प्लस कोशिका द्रव्य के अंदर भी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब कोशिका द्रव्य में इनकी उपस्थिति के आधार पर राइबोसोम का पहला प्रकार है। ठीक है, हमने जो डिवाइड किया गया है प्रकारों में, तो राइबोसोम जो है उसका पहला है मुक्त राइबोसोम जिसको अर्गोसोम कहा जाता है। दूसरा संयुक्त राइबोसोम। देखो मुक्त अवस्था का मतलब है कि ये कोशिका है, इसका ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है। तो एक गुच्छे के रूप में किसी अंग कोशिकांग से चिपके हुए भी नहीं है, बस एक गुच्छे के रूप में क्या है, ये पड़े हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, तो इसको कहेंगे अर्गोसोम या मुक्त राइबोसोम। लेकिन अगर कोशिका के ये केंद्रक है और यहाँ पर ये अंतर्द्रव्य जालिका है ना, और इस अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर ये चिपके हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, हम संयुक्त राइबोसोम कहेंगे। ठीक है, और जो अंतर्द्रव्य जालिका है उसके ऊपर राइबोसोम को चिपकाने का काम जो करता है, ये आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सा प्रोटीन करता है, राइबोफोरिन जो है प्रोटीन इसको चिपकाने का काम करता है। ये अंतर्द्रव्य जालिका उसके ऊपर चिपकाने का काम करता है। समझ आया। उसके बाद आता है उप इकाई के आधार पर। देखो राइबोसोम जो होता है बेटा वो ऐसे दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहली उप इकाई होती है छोटी और दूसरी होती है ऐसे बड़ी। ठीक है, तो उप इकाई की जो प्रकार होती है उसके आधार पर राइबोसोम को क्या किया गया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये तो हो गई छोटी उप इकाई और ये हो गई बड़ी उप इकाई। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे राइबोसोम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये बड़ी उप इकाई होती है उसके ऊपर साइट्स पाई जाती है। ए साइट हो गया, ठीक है, बड़ी उप इकाई पे, छोटी पर नहीं है। ए साइट हो गया, पी और ई होता है, ये पी साइट हो गया और ये ई साइट हो गया। ऐसे तीन साइट्स पाई जाती है बड़ी उप इकाइयों में। ठीक है, और ये दोनों ही जो इकाइयां हैं वो बनी हुई होती है आरआरएनए से। किससे बनी हुई होती है, आरआरएनए। आरआरएनए में भी फिर प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखो उप इकाइयों के आधार पर
दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। जो स्तनधारी जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंदर जो 55S प्रकार का एक और होता है जिसको अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना, हमारे बार बार यही नाम आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 55S प्रकार का स्तनधारी कुछ जीव होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। स्तनधारी जो जीव होते हैं, पता है ना स्तनधारी जीव क्या होते हैं, वो जीव जो क्या करते हैं, वो जीव जो जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी के माइटोकॉन्ड्रिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है 55S प्रकार का आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जिसको भी हम लोगों को नहीं पढ़ना, जिस जनरल नॉलेज के लिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्तनधारी उनके अंदर कौन से राइबोसोम पाए जा सकते हैं, तो आंसर इज 55S टाइप का, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है उसको कहा जाता है 80S का, और प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है वो कहलाता है 70S का, ठीक है। जो पहले आया वो प्रोकैरियोटिक है, और 70 और 80 में से कौन पहले आता है, 70 पहले आता है ना, तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा हो गया 70 और 80 हो गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, बाद में निर्मित हुई है, समझ आ रहा है। उसके बाद है ये जो S है, जैसे हम लगाते हैं ना किलोमीटर दूरी की जो है वो इकाई है, उसी तरीके से ये संवेद वर्ग अवसाद गुणनांक कहलाता है। जैसे हम इकाइयां लगाते हैं ना इकाइयों के लिए, तो एस भी जो है एक मात्रक है हम कहें तो, जिसे कहा जाता है संवेद वर्ग अवसाद गुणनांक, ठीक है। एस उसको सिंबलाइज करता है। तो देखो यहाँ पर 80S के अंदर छोटी उपिकाई पाई जाती है और इस तरीके से बड़ी उपिकाई पाई जाती है। छोटी उपिकाई होती है 40S और बड़ी इकाई होती है 60S, ठीक है। अब ऐसे मत सोचना कि 80 है तो 60 और 40 जोड़ेंगे तो मैडम कितना हो गया 100, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। छोटी इकाई को क्या बोला है 40S बोला है, और 60 को क्या बोला है, बड़ी इकाई को 60S बोला है। इस 80 में मतलब ऊपर होगी 40S और नीचे होगी 60S, ठीक है। ये उप इकाइयों के नाम है, इन दोनों को जोड़ा नहीं है कि 40 जोड़ दिया 60 जोड़ दिया, ध्यान रखना उप इकाइयों को नाम दिए गए हैं, ठीक। अब इसके अंदर 40S का निर्माण 80S प्रकार के आरएनए से होता है, ठीक है। ये इतना आपके नहीं है, बट जिस जनरल नॉलेज आपको यहाँ पे लिखा रखा है, आपको तो यही ध्यान रखना है कि 80S में कौन कौन सी इकाइयां पाई जाती है। तो छोटी इकाई का नाम 40S होता है और बड़ी का 60S होता है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर 60S में आरएनए कौन सा होता है, 80R आरएनए पाया जाता है, 5 आरएनए पाया जाता है और 5.8 आरएनए प्रकार, यानी ये तीनों प्रकार के आरएनए मिलकर जो बड़ी इकाई बनाते हैं वो होती है 60S। फिर उसके बाद 70S के अंदर छोटी इकाई 30S होती है और बड़ी इकाई 50S, मतलब ये छोटी होगी ये तो होगी 30S और ये जो बड़ी होगी वो होगी 50S, ठीक है। और यहाँ पर छोटी वाली 40 और ये 60S, ठीक है। इस तरीके से जुड़कर क्या बनती है, हमारे राइबोसोम की क्या होती है, इकाई जो है जुड़ती है और राइबोसोम का निर्माण होता है। अब ये जो इकाइयां होती हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, ये आपस में जुड़ती है, छोटी इकाई जुड़ेगी और बड़ी इकाई जुड़ेगी एक दूसरे के साथ, तभी जाके क्या बनेगा बेटा, राइबोसोम बनेगा। और इसकी जुड़ना जो होता है, इन दोनों इकाइयों का जुड़ना जो है वो Mg++ आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये जो कोशिका आप देख रहे हो, कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, इसके अंदर Mg++ जो है मैग्नीशियम जो होते हैं उसकी क्या आयन की कंसंट्रेशन है, उसके आधार पर ज्यादा है तो ये जुड़ जाएंगे, कम हो गई तो अलग हो जाएगी। समझ में आ गया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कौन सा आयन जो है वो क्या करता है, राइबोसोम की इकाइयों को जोड़ने में मदद करता है, तो Mg++ है। अब जो राइबोसोम है उसका आपको काम जो है वो तो पता ही है कि क्या काम है, काम हमारा होता है राइबोसोम का कि प्रोटीन का क्या करना, निर्माण करना, ठीक है। अब जो आता है एक टॉपिक है पॉलीसोम, वो मैं समझाती हूँ आपको चित्र के माध्यम से। देखो क्या होता है, हम बात करते हैं किसकी, अगर 80S राइबोसोम जो है वो कैसे बनता है, तो जब भी प्रोटीन निर्माण की बात आती है तो छोटी इकाई कौन सी है 40 और बड़ी इकाई 60, ये दोनों जुड़ते हैं तो कौन सा राइबोसोम बनता है बेटा, 80S का बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस के अंदर, है ना। अब ये कंसंट्रेशन मैग्नीशियम की और बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है,
एक एटीएस राइबोसोम दूसरे एटीएस राइबोसोम से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जो संरचना बनती है दैट इज नोन एज डाइमर। क्या कहलाती है, डाइमर कहलाती है। अब ये डाइमर जाके किस में चिपकना शुरू होते हैं, एमआरएनए। जब तक एमआरएनए से नहीं जुड़ेंगे प्रोटीन निर्माण नहीं होता है ना। तो ये एमआरएनए एक लंबी धागे जैसे स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये राइबोसोम इस तरह से चिपकते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एमआरएनए है और उसके ऊपर ये कई राइबोसोम देख रहे हो, 1 2 3 है ना, और भी हो सकते हैं पीछे, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं राइबोसोम। तो ये जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। एमआरएनए प्लस राइबोसोम्स जो संरचना बनी वो क्या कहलाएगी, पॉलीसोम। और कार्य आपको पता है कि क्या करता है, ये प्रोटीन निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। समझ आया। तो ये आपके जो कोशिकांग है वो कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच रहा है वो केंद्रक। केंद्रक में आप केंद्रक झिल्ली के बारे में, केंद्रक द्रव्य के बारे में, प्लस आप लोग गुणसूत्र की संरचना के बारे में लास्ट पढ़ोगे। फिर आपका ये जो सेल चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।